कि भैया संविधान निर्माता कैसे कहते हो आप इसे, कुछ है आपके पास तो दीजिए। उन्होंने कहा आज तक इसके लिए कोई जारी नहीं किया, ना ही ये संविधान निर्माता हमारे यहाँ पे दर्ज है। नाम ले दिया है कि मैं तो सकपाल का नाम जब अम्बेडकर हो सकता है तो निश्चित बात है हमारे देश में कोई भी नैरेटिव स्थापित किया जा सकता है। लेकिन अब वो भ्रम टूट चुका है। अब सर वीएन राव को ही जनता जो है संविधान का निर्माता मानती है और भविष्य में हर पुस्तक पर उन्हीं का नाम होगा, उनका चित्र होगा। आने वाले समय में उन्हें भी भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया जाएगा। मंदिर के एडजसेंट उपहास में अम्बेडकर धाम बनाना क्या ये उचित है? मैं ये प्रश्न सरकार से भी करता हूँ, प्रशासन से भी करता हूँ। अम्बेडकरवादी जो भीमवादी लोग हैं, नव बौद्ध बन गए हैं, जो अपने को सकपाल का फॉलोअर कहते हैं, वो लोग कभी भी सनातनी तो नहीं है। उस संविधान की पुस्तक में जिसे सर वीएन राव ने ड्राफ्ट किया कि इसमें उस भीमा राव सकपाल ने एक शब्द लिखा क्या, कोई नहीं बता पाएगा। ब्राह्मणों ने शिक्षा पर आरक्षण किया है और हमेशा इन्हीं का आरक्षण रहा है। तो आप अम्बेडकर पुकारते हो, इन्हें शर्म आनी चाहिए कि ब्राह्मणों का नाम क्यों दे देते हो, अम्बेडकर क्यों बोलते हो? उसका ओरिजिनल नाम बोलो ना, भीमा राव सकपाल। क्यों नहीं बोल पाते ये, क्यों शर्म आती है? आपका रिजर्वेशन को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? रिजर्वेशन से किसी को डॉक्टर बनाएंगे, किसी को इंजीनियर बनाएंगे, -40 पे डॉक्टर बनाएंगे, तो आप खुद सोचिए क्या वो इस लायक है कि वो किसी का इलाज करेगा? क्या फूल सिंह बरिया जी का जो बयान था वो महिलाओं का अपमान था? शायद महिलाएं उनके घरों में नहीं है। आप किसको गाली दे रहे हैं? एक मातृशक्ति को। पार्लियामेंट में कहता है कि मैं तो इस संविधान से ही सहमत नहीं, मैं इसको जलाना चाहता हूँ। वो खुद कहता है कि संविधान में मेरा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, संविधान में तो इम्पोर्टेंस सर वीएन राव का है। अगर पुलिस खुद रिश्वत मांगती है तो क्या करना चाहिए? ऐसी पुलिस आपने कभी देखी है क्या जो रिश्वत न मांगे? देखी क्या इस भारत में? मुझे तो नहीं देखी। पुलिस दोनों से लेती है, जिसके खिलाफ केस दर्ज करती है उससे भी लेती है, और जो केस दर्ज कराता है उससे भी लेती है। क्या चंद्रशेखर रावण पर लगे आरोप राजनीति से प्रेरित है या सच है? नहीं, सच है, 100% सच है। जब वो खुद एडमिट कर रहे हैं ना इस चीज को, कितनी तो उसके वॉइस रिकॉर्डिंग वायरल की है उसने, खुद भी तो एडमिट किया, उसने माफी मांगी ना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फंटास्टिक टॉक्स। आज का एपिसोड बेहद खास होने वाला है। क्या वास्तव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान अकेले लिखा था? संविधान निर्माण में वीएन राव जी की क्या भूमिका थी? डॉक्टर अंबेडकर जी को अंबेडकर नाम कैसे मिला? क्या आज बाबा साहब के विचारों को सही तरीके से समझा जा रहा है? आरक्षण व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या था और आज उसकी स्थिति क्या है? इन सभी ऐतिहासिक, सामाजिक और कानूनी विषयों पर आज खुलकर विस्तार से चर्चा होगी। आम नागरिकों के कानूनी अधिकारों पर खुलकर बात करेंगे। इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज मौजूद हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अनिल मिश्रा जी। कानून और सामाजिक विषयों पर अपनी राय स्पष्ट रखने के लिए जाने जाते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का खास एपिसोड। इस पॉडकास्ट में व्यक्त किए गए सभी विचार हमारे अतिथि के व्यक्तिगत विचार हैं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी, चर्चा और जन जागरूकता है। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति, समाज, धर्म, जाति या संस्था की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया इस वीडियो को अपनी समझ और विवेक के साथ देखें। आगे बढ़ने से पहले फंटास्टिक टॉक्स को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक करें। थैंक यू सर, स्वागत है आपका फंटास्टिक टॉक्स। नमस्कार, प्रणाम भैया। कैसे हैं आप? बिल्कुल, आई एम फाइन। मैं अच्छा हूँ और आज आपके साथ कुछ ऐसा वार्तालाप करेंगे जो कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको हम बोल नहीं पाते हैं या बोलते हैं जो हमारे समाज में वो लोगों को लगता है वो गलत है। तो सर, मैंने आपका भी कुछ वीडियो देखा था कि आप जेल गए थे, वो क्या मुद्दा था? जेल जाने का मुद्दा ये था कि एक सकपाल नाम के व्यक्ति हुए थे हमारे यहाँ, वो सकपाल को अगर उनका पेपर जला दिया था, फोटो, इस बात पर से मैं और कुछ मेरे साथी लोग जेल चले गए थे।
तो वो वाइस वर्षा नहीं हो पा रहे हैं। वाइस वर्षा मीन्स कि अगर हमारे धर्म ग्रंथों को जलाया जाता है तो सरकार और सत्ताएं, पुलिस प्रशासन इन चीजों पर कोई ध्यान नहीं देते, और इवन कंप्लेंट्स के बाद भी। लेकिन अगर हम करते हैं तो निश्चित बात है कि ऑफेंस भी दर्ज होता है और जेल भी जाना पड़ता है। तो वही हुआ सब। तो इस कारण से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और अंत तक लड़ेंगे। मेरे साथ पूरे देश के सनातनी समर्थ शामिल हैं, और इस तरह की जो गतिविधियां हैं देश में, जो देशद्रोह की श्रेणी में आती हैं, सनातन के विरुद्ध हैं, सवर्णों के विरुद्ध हैं, इस कारण से इस लड़ाई को अंत तक ले जाना ही अति आवश्यक है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल जो है इस दिशा में कभी कोई प्रयास नहीं कर रहा है। बल्कि उल्टा हो ये रहा है कि जो सामान्य वर्ग है या ओबीसी वर्ग है, उनके खिलाफ ही कार्रवाइयाँ होती है, अधिक से अधिकतम कार्रवाइयाँ होती है। मेरे अगेंस्ट ही लगभग पूरे देश में मिलाएं तो 6-7 FIR तो कर चुके हैं। तो कहने का आशय ये है कि अगर हमने किया तो अपराध है। एक ही कानून को दो तरह से यूज करते हैं, और अगर वो करेंगे तो कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता। तो एक तो ये भेदभाव भी कम करना है, खत्म करना है। दूसरा, अगर उनके द्वारा कोई गतिविधि इस तरह की जाती है जिससे कि हमारे मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ा जाता है, धर्म ग्रंथों को जलाया जाता है, तो निश्चित बात है कि हम लोग जो है खूब कंप्लेंट कर लें, आंदोलन कर लें, लेकिन प्रशासन नहीं कोई FIR दर्ज करता। अभी एक रिसेंट मामला सहारनपुर में हुआ, आपने शायद ज्ञान में आया हो, जिसमें एक पुजारी को बहुत बुरी तरह से पीटा गया मंदिर में। और कारण ये था कि वो लोग चाहते थे उस मंदिर के साथ जो जमीन थी मंदिर के मेंटेनेंस के लिए, उस जमीन पे किसी भी तरह से वो कब्जा कर लें। अगर पुजारी ने रोका तो उसके बढ़िया पिटाई हुई। वो वीडियो भी वायरल है, मैं आपको दे सकता हूँ। जब उन पुजारी के लिए FIR करने गए तो कोई FIR नहीं होती। फिर एक छोटी सी 7-8 साल की लड़की को प्रोजेक्ट करते हैं वो लोग, उसका भी वीडियो है। उस लड़की को प्रोजेक्ट करके उस पर बाक्सो और SC/ST एक्ट पुजारी के खिलाफ लगवा दिया। वो तो सहारनपुर के जो सामान्य नागरिक हैं, OBC हैं, उनका इसमें एहसान मानना चाहिए कि वो लोग इकट्ठे होके, एकत्रित होकर पुलिस प्रशासन को, बाकी सत्ताओं को भी उन्होंने चैलेंज किया कि ये तो सरासर झूठ है। जब वो लड़की कुछ नहीं बता पा रही, आप जबरदस्ती एक FIR करा रहे। उस लड़की का कोई वास्ता ही नहीं था उस मैटर से, सिर्फ बात ये थी कि जमीन पर कब्जा करना है, और वही आज हो रहा है। एक व्यक्ति विशेष जिसका नाम सकपाल था, कभी भीमाराव सकपाल, उसकी मूर्ति कहीं भी लगा देते हैं तो उस जमीन पर कब्जा चालू कर देते हैं। तो कहने का आशय ये है कि अब ये इस देश में नहीं चल पाएगा। भले ही राजनीतिक दल इन स्थितियों को पैदा कर रहे हैं, इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी एक ऐसा एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। अभी रिसेंट एग्जाम्पल है हमारे यहाँ एक जौरासी एक स्थान है, जौरासी हनुमान जी। हाँ जी, वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, और साथ में महालक्ष्मी का भी बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है। ये काफी समय से चला आ रहा है। लोगों की आस्था इतनी है कि वहाँ से जो भी निकलता है, आता जाता है, वो दर्शन करता है। लोग रूटीन में भी जाते हैं, मंगलवार शनिवार को भी जाते हैं। काफी प्रसिद्ध स्थान है। उस स्थान के बगल में शासन को मालूम नहीं क्या सूझा, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन को लीज दी या अलॉट किया। अलॉट करने क्यों किया कि वहां पर साहब को एक अंबेडकर धाम बनाना है, और लगभग 22 करोड़ रुपए का उन्होंने एक सैंक्शन किया फंड। मंदिर के एडजेसेंट पास में अंबेडकर धाम बनाना, क्या ये उचित है? मैं ये प्रश्न सरकार से भी करता हूँ, प्रशासन से भी करता हूँ। क्योंकि अंबेडकरवादी जो भीमवादी लोग हैं, नव बौद्ध बन गए हैं, जो अपने को सकपाल का फॉलोअर कहते हैं, वो लोग कभी भी सनातनी तो नहीं है। वो हमेशा देवी देवताओं को गाली देना, मंदिरों के विरुद्ध चलना,
हमारी आस्थाएं, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं उनके विरुद्ध जाना, हमारी भारतीय संस्कृति के विरुद्ध चलते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों को जलाते हैं, तो उस दशा में उसका बनना वहाँ पे एक उचित व्यवस्था नहीं है। ये कल आगामी आने वाले समय के लिए एक ऐसा स्थान हो जाएगा, यहाँ लगातार सिर्फ विरोध देखा जाएगा, आपस में लड़ाइयाँ होंगी, वैमनस्यता बढ़ेगी, लेकिन शासन और सत्ताएं इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। उन्हें सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति से मतलब है। तो हम उसमें भी प्रयास कर रहे हैं कि उसे किसी भी तरह से रोका जाए, और जो बन रहा है उस बनते हुए स्थान को हम सरकार से कहेंगे, अन्यथा हम इस पर आंदोलन भी करेंगे कि वो हनुमान जी का जो मंदिर बना हुआ है वहाँ काफी लोग आते हैं, तीर्थ यात्री भी आते हैं, उसको एक हनुमान जी का धाम बना दिया जाए। वहाँ कार्यक्रम भी होते रहेंगे, रामचरितमानस है, भागवत है, लोग इकट्ठे भी होंगे, लंगर भंडारे भी चलते रहेंगे, लोगों के लिए एक अच्छा सुरक्षित स्थान हो जाए। तो उस दिशा में हमारा प्रयास है। बाकी मैं उचित नहीं समझता कि शासन ने किस मंशा के तहत वहाँ पे ऐसे स्थान को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सर, जैसे आपने कहा कि वो वहाँ लड़ाई दंगे होंगे, क्योंकि जब कोई दूसरा धाम बनेगा, जैसे आप बता रहे हैं कि अम्बेडकर धाम, या उसको अम्बेडकर है कहीं और बना सकते हैं उसको। हाँ, बहुत सारी जमीनें खाली पड़ी हैं, कहीं भी शासन, जिससे लड़ाई दंगे ना हो। 100% भाई सरकारों को आज वर्तमान में आप देख रहे हैं, प्रशासन को देख रहे हैं कि भाई ना तो सनातन के साथ है, ना सवर्ण के साथ है, हर आदमी उल्टा ही चल रहा है, राजनीति पूरी उल्टी चल रही है, चाहे वो सवर्ण प्रतिनिधि बैठे हो वहाँ सरकारों में, लेकिन कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। यही गतिविधियां इस देश को एक गृह युद्ध की ओर झोंक रही हैं, लग तो ऐसा प्रतीत ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो अंग्रेजों ने किया था वही आज 78 साल से सारे राजनीतिक दल कर रहे हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, या अन्य राजनीतिक दल हो। किसी भी राजनीतिक दल को इस भारतीय संस्कृति, इस भारतीय सनातन हिंदू धर्म ग्रंथ, देवी देवता, इनका कोई विषय ही नहीं बचा है। सवर्णों के तो टोटल विरुद्ध है। तो कहने का आशय ये है कि अब राजनीतिक दल जो हैं वो, उनका अस्तित्व जो है सवर्णों और सनातनियों की नजरों में बिल्कुल बचा नहीं है, और आने वाले भविष्य में हो सकता है, और ऐसा अब जरूरी भी है होना, कि एक इस तरह के संरचना हो, संगठन बने, राजनीतिक दल बने, जिससे कि सवर्णों को लाभ प्राप्त हो, सामान्य जनता को लाभ प्राप्त हो। जो कानून बेवजह जात बिरादरी के आधार पर बना दिए गए हैं, जिससे वैमनस्यता फैलती है, देश की प्रगति में बाधा आती है, देश की प्रतिभाओं का पतन होता है या पलायन होता है, इन स्थितियों को रोका जा सके, तो उस दिशा में एक आरक्षण भी है, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट भी है, और वर्तमान में देख रहे हैं आप UGC भी है। तो इन चीजों का किसी देश में इस तरह के कानून लाना औचित्यहीन है, महत्वहीन है, क्योंकि ये सिर्फ वैमनस्यता बढ़ाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। आपका रिजर्वेशन को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? रिजर्वेशन इंग्लिश में बड़ा अच्छा शब्द लगता है, हाँ। और इसे हिंदी में कहेंगे तो आरक्षण। आरक्षण। सबसे पहले बात तो ये है कि लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आरक्षण या रिजर्वेशन जैसा शब्द कहीं भी इस जो जात बिरादरी के आधार पर दिया जाता है, हमारे भारतीय संविधान में कहीं यूज नहीं किया गया है, और ना ही ये इस तरह की कोई व्यवस्था स्थापित की गई है। लेकिन सरकारों ने, राजनीतिक दलों ने अपने वोट बैंक की खातिर एक इस तरह की व्यवस्था स्थापित की कि जात बिरादरी के आधार पर पिछड़ों को लाभ दिया जाए। तो सर्वप्रथम तो आरक्षण जब आपने प्रारंभ कर दिया, आरक्षण स्वयं में एक इतना विरोधाभासी शब्द है कि दो वर्ग अपने आप एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं। बिल्कुल। आरक्षण यहाँ नाम आता है, और एक विशेषता और है आरक्षण की, कि आरक्षण सिर्फ पूरे हमारे इस प्रकृति में, इस जितने देश हैं उन सब में सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत में ही है, और किसी भी देश में इस तरह के जात बिरादरी के कानून या आरक्षण नहीं बने नहीं था, नहीं बने, कहीं भी नहीं है, केवल भारत में है, और वोट बैंक की खातिर बनाया है। आरक्षण के स्थान पे
अगर संरक्षण किया जाता तो बहुत अच्छा होता। आरक्षण और संरक्षण में एक बहुत अंतर है। एक बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे को पिता माता सब उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, फिर दौड़ना सिखाते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। ये तो हुआ एक संरक्षण। और आरक्षण का मतलब ये है कि उस बच्चे को छोड़ दिया जाए, कुछ सिखाया ना जाए, ना वो पैदल चलेगा ना दौड़ेगा, तो वो किस दिशा में जाएगा। आरक्षण का मतलब ये है कि आप कुछ ना करें और आपको सब कुछ प्राप्त होना चाहिए। तो वो बच्चा क्या कभी दौड़ पाएगा या कोई रेस में पार्टिसिपेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इंस्टीड ऑफ रिजर्वेशन द प्रोविजन ऑफ संरक्षण जो वो होना चाहिए, तो वो तो हुआ नहीं, एक आरक्षण हो गया। आरक्षण का सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ कि प्रतिभाओं का हमेशा दमन हुआ, प्रतिभाओं के पलायन हुए। बहुत सारे लोगों ने आरक्षण में सुसाइड्स किए और आरक्षण से देश को लाभ कभी नहीं हो पाया। राष्ट्र के लाभ की दृष्टि से ही कानूनों का निर्माण किया जाता है, ना कि पर्टिकुलर किसी जात बिरादरी को लाभ देने के लिए या पर्टिकुलर नागरिकों को लाभ देने के लिए कोई कानूनों के निर्माण होते हैं। तो अब ऐसी व्यवस्था के खिलाफ पूरा श्रवण आ चुका है। सपोज मान लीजिए, ये भी मान लें कि आरक्षण शुरू में आपने दिया, क्या पिछड़े सिर्फ और सिर्फ एसटी और एससी कैटेगरी में? और एससी और एसटी कैटेगरी के नोटिफिकेशन तो सरकार आप निकालते हैं ना। आप जिसे चाहते हैं उस नोटिफिकेशन में शामिल कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जिसे चाहते हैं घटा देते हैं, लेकिन आज तक बढ़ा ही रहे हैं। अब उन्हें का थोड़ा वोट बैंक और कम पड़ रहा है तो अब ओबीसी को शामिल करो। ओबीसी में लगभग 65 ऐसी वर्ग हैं जिन्हें शामिल कर दिया। तो कहने का आशय ये है कि रिजर्वेशन जो है कभी भी राष्ट्र हित में नहीं हो सकता, ये मान्यता वाली बात है। और रिजर्वेशन से आप उस व्यक्ति को पंगु बना रहे हैं, हैंडीकैप बना रहे हैं, जिसे आगे बढ़ के आपके साथ आना चाहिए था, साथ खड़ा होना चाहिए। तो उसका संरक्षण करना चाहिए, ना कि आरक्षण उसे देना चाहिए। अब देखिए, इससे भी और बात आगे आती है। आप राशन फ्री बांटते हैं, आप पैसा फ्री बांटते हैं वोट की खातिर। ये राशन और पैसा, पहली बात तो मिडिल क्लास जो है वो उसका ज्यादातर टैक्स पेड क्लास वही है, उसका ही पैसा है, चलो उसको भी छोड़ें। लेकिन आप किसी को ये आदत क्यों डाल रहे हैं कि वो बेकार रह के भी, कोई काम ना करके, कोई नौकरी ना करके, कोई मजदूरी ना करके, सिर्फ घर बैठ के खाता रहे? आप कब तक खिलाएंगे? मैं कहता हूँ अगले 10-100 वर्ष और अगर आरक्षण को दिया जाएगा या इस तरह के लाभ दिए जाएंगे तो देश की व्यवस्थाएं तो टोटल छिन्न भिन्न हो जाएंगी। आज देखिए, आर्थिक दृष्टि से कितना कर्ज हो गया भारत। लेकिन नहीं, सरकारों को चिंता नहीं है। राजनीतिक दल कहते हैं नहीं, हमें तो वो वाला वोट चाहिए। इसकी खातिर ये चल रहा है। आरक्षण शुरू में 10 साल का दिया गया, प्रावधान ये किया गया कि 10 साल बाद इसकी हम समीक्षा करेंगे कि ये उचित है या अनुचित है। आज लगभग 75 साल से ज्यादा हो गए, आज तक किसी भी सरकार ने, कोई भी राजनीतिक दल ने इस पे कोई समीक्षा नहीं की। और ना ही इस तरह की समीक्षा करके ये डाटा कलेक्ट किया गया कि इस आरक्षण से कितने लोग लाभान्वित हुए अभी तक और कितने लोग एक समानांतर श्रेणी में या समरसता में आए, कितने लोग आगे आ गए पिछड़ों में से। वैसे तो पिछड़े हर समाज में हैं, हर जात बिरादरी, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, हर एक में। लेकिन सरकार का मानना यह है कि नहीं साहब, वही पिछड़े। तो कहने का आशय है, अगर समीक्षा की जाती इसकी 10 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद, तो हर 10 वर्ष में अगर समीक्षा होती तो ये डाटा आपके पास होता, तो जिन लोगों को लाभ ऑलरेडी मिल चुका था उन्हें आप बाहर करते, जो नहीं मिला उनको फिर देते, जो नहीं मिला था उन्हें देते। लेकिन हुआ क्या कि जिन्हें शुरू से में दिया गया
वही आज तक लाभ ले रहे हैं, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ लिया जा रहा है, और जिनको वास्तविकता में आवश्यकता है उन लोगों को कभी भी लाभ ना मिला है और ना मिल पाएगा। तो इस आरक्षण व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करना चाहिए। अगर आपको कोई इस तरह का व्यवस्था स्थापित करनी है तो उसे संरक्षण का नाम दें, और सभी बिरादरियों के जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनको आप संरक्षण प्रदान करें, उसमें कभी किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन रिजर्वेशन से आप किसी को डॉक्टर बनाएंगे, किसी को इंजीनियर बनाएंगे, -40 पे डॉक्टर बनाएंगे, तो आप खुद सोचिए क्या वो इस लायक है कि वो किसी का इलाज करेगा। उससे तो अच्छा वो कंपाउंडर है या नर्स है जो गले में स्टेथोस्कोप टांगती है, वो पल्स भी देख लेती है, वो इंजेक्शन भी लगाती है, चाहे वो IM हो चाहे इंट्रावीनस हो, कोई भी हो, वो ज्यादा ट्रेंड है। फिर दूसरी चीज, आरक्षण में नुकसान के अलावा फायदा कहाँ है? आपकी प्रतिभाएं जो सवर्ण देते हैं, जन्मजात देते आ रहे हैं, उन प्रतिभाओं का पलायन होता है या प्रतिभाओं का दमन और पतन किया जाता है। वो बेचारे इतना पढ़ लिखने के बाद भी कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। देश हमेशा विकासशील है, विकासशील कब तक चलेगा? आप विकसित कब होंगे? क्या आरक्षण देके विकसित हो जाएंगे आप? कभी नहीं हो पाएंगे। तो आरक्षण जो है पूर्ण रूप से समाप्त होना चाहिए। इसी दिशा में हम लोगों का प्रयास है, और भविष्य में आने वाला समय जो है ये आरक्षण को समाप्त करेगा, और इस तरह के जात बिरादरी के आधार पर जो कानून बनाए गए हैं, जो जात बिरादरियों को आपस में लड़ाने के लिए तैयार किए गए हैं, वो कानून भी समाप्त किए जाएंगे। सर, ये जातवादी आजकल इतना हो रहा है, सोशल मीडिया पे तो भरपूर हो रहा है कि वहाँ भी हम देखते हैं कि ब्राह्मणों ने शिक्षा पर आरक्षण किया है और हमेशा इन्हीं का आरक्षण रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ब्राह्मणों का आरक्षण है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम अगर हमने तो कोई वर्ण व्यवस्थाएं नहीं बनाई, न हमने जात बिरादरियां बनाई, और ब्राह्मण क्षत्रिय ये ऐसी जात बिरादरियां हैं जिनमें वैश्य भी हैं, कायस्थ भी हैं, जाट भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। ये इस तरह के लोग हैं कि जिनसे आप हमेशा, आपको अच्छे तो लगे, आपने उनसे हर चीज लेना पसंद की, आपने सबसे पहले उनके सरनेम चुराना चालू कर दिया। अब जिसको आप अम्बेडकर पुकारते हो, इन्हें शर्म आनी चाहिए कि ब्राह्मणों का नाम क्यों दे देते हो, अम्बेडकर क्यों बोलते हो? उसका ओरिजिनल नाम बोलो ना, भीमाराव सकपाल। क्यों नहीं बोल पाते ये लोग? क्यों शर्म आती है इन्हें? आप आज वर्तमान में देख लीजिए, कोई पाराशर लिख रहा है, कोई मिश्रा लिख रहा है, कोई चौहान लिख रहा है, कोई कुशवाहा लिख रहा है। तो ये व्यवस्थाएं, मतलब आप हमारी हर चीज को पसंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे विरुद्ध खड़े हुए हैं। ये व्यवस्था हो, और ये सिर्फ राजनीतिक दलों की देन है। अब आप देखिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देश जब इस स्थिति से गुजर रहा है, सोशल मीडिया पे आप भी लगातार देख रहे हैं कि एक दूसरे को गाली दी जा रही है। उस दशा में एक राजनीतिक दल कहें या उसको लड़ाई दंगे वाला दल कहें, वो एक खड़ा कर दिया गया है जिसके सेनापति माने जाते हैं चंदू। उन चंदू की यात्रा चल रही है, आपको मालूम है। वही सरकार सवर्णों को तो एक परमिशन ग्रांट नहीं करती कि आप यात्रा तो छोड़ो, आप प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे कहीं, चाहे मुद्दा आरक्षण हो, चाहे UGC हो, चाहे कुछ हो, लेकिन आप उसको परमिट करके यात्रा करा रहे हैं। बड़े प्रोटेक्शन और संरक्षण में करा रहे हैं, पूरा प्रशासन मौजूद होता है, और वो यात्रा जो है किसके विरुद्ध है? सर्वप्रथम वो देश के विरुद्ध है, दूसरा वो जितने सवर्ण और सनातनी उनके विरुद्ध है, हमारी धार्मिक आस्थाओं के विरुद्ध है। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, उनमें सरकार का इंटरेस्ट दिखता है कि किसी भी तरह से हमें वो वोट बैंक चाहिए ताकि हमारी सत्ताएं जहाँ थी वहां बनी रहे। अब दूसरी तरफ दीजिए आप, एक और अभी प्रोपोगंडा हुआ, एक कॉकरोच पैदा हुआ जी। कॉकरोच को आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पर जाके परमिशन दी गई, जैसे लैंड होता है वो। तो ये देन किसकी थी? इतना बड़ा हुजूम खड़ा हुआ 4 दिन में, किसकी देन थी? ये सिर्फ जो वर्तमान में सत्ता में
पार्टी उसकी देन थी। हम्म, वो चाहते तो इसे रोक से, इतना सोशल मीडिया पे वायरल नहीं होता। हम जैसे हम लोगों के जो सवर्णों के खास तौर से सोशल मीडिया है उसको या तो टोटल बंद कर दिया जाता है हाँ, या उसकी रीच घटा दी जाती है। मैं देखता हूँ, मैं कभी कोई चीज मेरे उस पर डल जाती है तो उसकी रीच पहले अगर 100 थी अच्छी थी वो तो ग्रुप 50 रह जाती है। हाँ, तो ये चीजें हमारे साथ जानबूझ के की जा रही हैं ताकि हमारे मैसेज को कन्वे ना सोसाइटी में हो सके। लेकिन उनकी देखिए आप कितनी व्यवस्थित ढंग से उसको परमिशन दी गई, प्रोटेस्ट करने के लिए उसको जंतर मंतर उपलब्ध कराया। यूजीसी पे कितने बार कोशिश की गई कि जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट कर ले। हम लोग शांति प्रिय हैं, हम लोग लड़ाई दंगे से दूर रहते हैं, गाली गलौज करना हमें आता नहीं है। उसके बावजूद हमें प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं देती सरकार। ये कैसा अन्याय है? कानून सबके लिए एक है, संविधान सबके लिए एक है। क्या दो कानून एप्लीकेबल होंगे? संविधान को जब वो चाहेंगे सवर्णों के खिलाफ यूज करेंगे, संविधान को जब वो चाहेंगे तो उनके फेवर में यूज करेंगे। ये कैसा न्याय है इस देश में? तो राजनीतिक दलों का जो न्याय चल रहा है वो वाकई में एक अन्याय है, अनैतिकता है, और इसका विरोध हम सब समर्थ आने वाले भविष्य में करेंगे। इसके परिणाम राजनीतिक दलों को देखने मिलेंगे। सर इसी से मेरा एक रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान की जब बात आती तो लोग आई थिंक हम भी कहते हैं कि संविधान क्या कहते हैं डॉक्टर साहब ने लिखा था, तो वास्तव में लिखा किसने, क्या था इसकी स्टोरी थोड़ा सा बताएं। 389 मेंबर्स थे संविधान सभा। सबसे पहले ये देखना होगा आपको कि संविधान जो है मैं मैक्सिमम किसने क्या किया क्या नहीं किया। तो राजेंद्र प्रसाद जी उसके अध्यक्ष थे, ये तो सभी को सर्वे देते हैं। अगर किसी को नाम देना है कि संविधान तैयार हुआ, वो उनकी अध्यक्षता में तैयार हुआ, तो उनको नाम देना चाहिए कि भाई राजेंद्र प्रसाद जी संविधान के रचयिता है। जिसने ड्राफ्ट किया वो थे सर BN राव। उनने 16 कंट्रीज की यात्राएं की, जीनियस ब्रिलियंट पर्सनैलिटी थे। सिर्फ क्यों नहीं दिया गया उनको, उनका नाम क्यों डुबाया गया? क्योंकि वो एक ब्राह्मण वर्ग से। अब आप जिसकी बात करते हैं सकपाल की, सबसे पहले तो कहा जाता है कि साहब वो बहुत गरीब परिवार से पिछड़े थे। उस जमाने में आप उनके बचपन से लेके बड़े तक के जब कैमरे उपलब्ध नहीं थे, इंग्लैंड से लोग फोटो खींचने आते थे, सारे फोटो उपलब्ध हैं। टाई सूट बूट लगा के अंग्रेजों की तरह रहते थे। उनके फादर जो थे मेजर सूबेदार थे जिसमें अंग्रेजों की फौज। उनने साइमन कमीशन का साथ दिया, उनने हमारी स्वतंत्रता आंदोलन का हमेशा विरोध किया, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। कोई एक ऐसी चीज बताएं जिसमें उस सकपाल का कहीं भी योगदान हो कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में इनने विरोध न करके स्वतंत्रता संग्रामियों का साथ दिया। कभी नहीं दिया। उनकी जो उनने पार्टी बनाई वो हमेशा हारी चुनाव, जमानतें जब्त हुई। वो तो कांग्रेस की मेहरबानी से ये आ गए, अन्यथा ये कभी कुछ नहीं कर सकते थे। तो नाम भी चुरा लिया, क्योंकि उन भाई तुम्हारे को अगर ऐसी व्यवस्था थी तो पढ़ने अपनों के पास जाते। नहीं साहब, आएंगे ब्राह्मणों के पास पढ़ने। अंबेडकर जी ने पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया तो अंबेडकर नाम ले लिया। मतलब ये छीना झपटी इधर से उधर उसी में लगे हुए हैं। इन्हें क्या है, एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई है 78 साल से कि तुम तो घर बैठो, खाना हम खिलाएंगे, सरकारों के ये सारी सुविधाएं हम देंगे आपको। आपको क्या चाहिए वो हम घर पे ही ला के देंगे, क्योंकि आप इस काबिल नहीं हो कि पैदल भी चल सको या मेहनत भी कर सको। और आगे आने वाले भविष्य में ये भी हो सकता है कि थाली में से कोरा भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि तोड़ के खिलाए उन्हें। ये भी व्यवस्था हुई। और अगर इसी तरह की व्यवस्थाएं चली तो निश्चित बात है कि सवर्णों को जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 सभी के लिए मिले हुए हैं, भारत स्वतंत्रता समानता के लिए, बोलने के लिए राइट टू स्पीच है, लेकिन
ये शायद हमारे लिए समाप्त कर दी जाएंगे। हमारी आवाज हर तरह से दबाई जाती है, तो आज भी दबाई जाएगी। एक प्रावधान आया, संविधान में संशोधन होता है कि जो रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन में से जो पोस्ट खाली रह जाती थी वो पहले ऑक्यूपाइड हो जाती थी, उनमें सवर्ण भी आ जाते थे, ओबीसी भी आते थे, सभी लोगों को मेरिटोरियस को दे दी जाती थी। तो ये व्यवस्था हुई 81 में कि नहीं साहब, संशोधन कर दिया कि अब ये कभी भी किसी दूसरे वर्ग को नहीं दी जाएगी, किसी मेरिटोरियस को नहीं दी जाएगी, किसी प्रतिभाओं को नहीं दी जाएगी, लेकिन ये खाली पड़ी रहेंगी, कैरी फॉरवर्ड होंगी। तो कैरी फॉरवर्ड होना चालू हो गई। अब जो रिजर्व वैकेंसीज हैं वो भले ही खाली पड़ी रहे, लेकिन नहीं, उन पर कोई नियुक्ति नहीं होगी या रिजर्वेशन का कोई लाभ जो है दूसरा वर्ग नहीं दे पाएगा। है और अमेंडमेंट आता है, उस अमेंडमेंट से एक बड़ा ऐसा इतिहास रचा गया जो कि बड़ा शर्मनाक है आरक्षण के नाम पे। उनने कहा कि पहले कट ऑफ मार्क्स हुआ करते थे कि हम इतना कट ऑफ फिक्स कर देते हैं 35%, 30%, इस पर जो आ जाएगा, इसीलिए वैकेंसी खाली रह जाती थी। उनने कहा अब रिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब भले ही वो 0 लाए, लेकिन वैकेंसी उसकी भर दी जाएगी। और इसीलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपने देखा कितना मुद्दा उठा सोशल मीडिया पे, न्यूज में, कि -40 पे भी लाके डॉक्टर्स बनाए जाएंगे। ये स्थिति है इस देश की, राजनीतिक दलों की देन है। तो कहने का आशय ये है कि रिजर्वेशन से मिला कुछ नहीं, खोया ही खोया है, और खास तौर से सवर्णों ने खोया है। एक बात और कहना चाहूंगा मैं जी। जो सरकारें भाषण देते हैं, प्रतिनिधि, इवन प्रधानमंत्री देते हैं, देश के देते चले आ रहे हैं 75-78 सालों से कि वो शोषित वर्ग है। शोषण किसका हुआ ये बताने में आज तक सवर्ण भी असमर्थ हो गया। हकीकत क्या है? भारत स्वतंत्र हुआ, संविधान लागू हुआ, रिजर्वेशन स्टार्ट हुआ, हमने खोया, सवर्णों ने खोया अपना अधिकार, अपनी प्रतिभाओं का दमन सहन करते रहे, हम अपने पैसे का मिसयूज कराते रहे आपसे, और कहा जाता है शोषित वो वर्ग है। अरे शोषण तो सवर्णों का कर रही है राजनीतिक दल। पिछले 75 सालों से शोषण सिर्फ सवर्णों का हो रहा है। हमारी रोटी में से ही बांट के उन्हें रोटी दी जा रही है, हमारा पेट भी पूरा नहीं भर पा रहा और उनका पूरा भर देते हो आप। चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे उन्हें फाइनेंशियल एड हो, चाहे अनाज देते हो, सारी व्यवस्थाएं तो कर रहे हो। तो सवर्णों का क्या दोष है? क्या सवर्णों का उस घर में पैदा होना दोष है कि वो ब्राह्मण है या क्षत्रिय है? इसका मतलब ये है कि आप हमें जन्मजात एक अपराधी बता रहे हैं कि हम शोषक वर्ग से हैं इसलिए, लेकिन है उल्टा कि हमारा शोषण हुआ और हम तो भी चुप रहे। लेकिन अब सवर्ण चुप नहीं रहेगा, ना शोषण को बर्दाश्त करेगा। इसलिए आगे आने वाला मूवमेंट चाहे वो किसी स्टेज तक जाए, वो मूवमेंट अब रुकेगा नहीं। राजनीतिक दल जो उस पक्ष में जाते हैं उनका पतन 100% होगा। कानून बना दिया आपने, अब कानून का दुरुपयोग करना सिखाया पहले तो, कि आप ट्रेनिंग कैंप चलवाए, उनको ये ज्ञान दिया गया इसको किस तरह से FIR दर्ज करवाई जाएगी। फिर एक और अच्छी व्यवस्था की गई कि अगर जहाँ ऑफेंस भी ना हो, क्योंकि हमें हरामखोर तो बना ही दिया है सरकारों ने, हमें न कमाने जाना है, न हमें मजदूरी करनी है, न पढ़ाई लिखाई करनी है, कुछ नहीं करना, लेकिन हमें सब कुछ चाहिए। तो उस दशा में सरकारों ने एक और अच्छी व्यवस्था स्थापित की कि कानून का मिसयूज ज्यादा से ज्यादा हो। सरकारों ने कहा कि अब से एक FIR होगी तो निश्चित है हम आपको इनाम और देंगे।
तो सरकार ने इनाम देने की व्यवस्था की कि सवर्ण वैसे तो नहीं मर रहा, ओबीसी वैसे तो नहीं मर रहा इस देश में, लेकिन हम आपको इनाम देंगे, इसलिए इस कारण से आप सवर्ण को पूरी तरह से ओबीसी को मार डालो, बर्बाद करो। एक केस किसी के चिपक जाए, अगेंस्ट रजिस्टर्ड हो जाए, उसके परिणाम ये होते हैं कि वो पूरी तरह से परिवार ही बर्बाद होता है। तो इनामों की व्यवस्था ऐसे ऐसे अगर आप आरटीआई में मांगेंगे तो ऐसी ऐसी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि एक ही परिवार ने अपने कभी इस सदस्य के नाम, कभी उस सदस्य के नाम से 100 50 FIR दर्ज करवा रखी है ओबीसी और सवर्णों पे। क्यों कराई? वहां से पैसा मिलता है। सरकार FIR रजिस्ट्रेशन के बाद 25% रिलीज कर देती है, उसके बाद चालान पे 50% करती है रिलीज। तो कहने का आशय ये, जब इनाम दोगे आप तो निश्चित है रेस लगेगी, कंपटीशन होगा कि मैं पहले, तो वही कंपटीशन में FIR दर्ज होती है। तो ये ऐसे जो कानून बनाए गए हैं जात बिरादरी के आधार पर, ये 100% समाप्त होने चाहिए, और नहीं समाप्त हो रहे, कोई सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही, तो निश्चित बात है कि हम सवर्ण और ओबीसी मिलके, सनातनी मिलके सरकारों का विरोध करेंगे। आगे आने वाले भविष्य में हम इन सरकारों को, जो वोट बैंक हमारा था वो वोट बैंक इनका ना होगे, अब हम सवर्ण और ओबीसियों का इकट्ठा एकजुट वोट बैंक है, जो नया कोई दल खड़ा हुआ उसके साथ जाएंगे, क्योंकि आज वैसे भी अपोजिशन लेस है देश। कांग्रेस तो गिनती में ही नहीं है, कोई अपोजिशन है ही नहीं, तो डिक्टेटरशिप चल रही है, जिसको जैसे चाहते हैं मोल्ड करके। आप मीडिया से आप खुद समझ लीजिए कि देश का मीडिया कहाँ गया, गायब हो गया। वो चिल्लाते रहते हैं गोदी मीडिया बन गया। तो ये सही बात है, मीडिया ने यूजीसी पे आज तक कोई प्रोटेस्ट को दिखाया नहीं, दिखाया, लेकिन कॉकरोच दिखाएगा मीडिया। वहां से जो परमिशन ग्रांट होती है गवर्नमेंट से, वही मीडिया दिखा सकता है, अन्यथा कुछ नहीं दिखाएगा मीडिया। मीडिया एक ऐसे एपिसोडों को 7 10 दिन दिखाता है कि एक लड़का एक लड़की को लेके मर गया, बड़ा सारा चलता रहेगा। एक ऐसी शादी हो गई, एक ऐसा मर्डर हो गया, ये आपके 7 दिन इनमें चलता रहता है प्रोग्राम। लेकिन मीडिया वास्तविकता में जो सवर्ण है, ओबीसी है, उसका दुख क्या है, उसकी तकलीफ क्या है, वो अपनी आवाज उठाता है। पर हमारा जो भारत का मीडिया है वो कोई आवाज नहीं उठा पाता, ना हमारा साथ देता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप जैसे लोग आगे आए, लेकिन मैं आपको ये भी आगाह करता हूँ कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं स्थापित करें कि आपकी रीच आगे तक जाए, क्योंकि सरकार इस तरह के जब आप पॉडकास्ट करेंगे तो निश्चित है आपके चैनल भी बंद कर सकते हो, रीच को भी बंद। बिल्कुल। सर, मैं आपसे जैसे बात हुई कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है, क्या ये राजनीति की दल बनेगा? सुनिए, कॉकरोच जनता पार्टी क्यों लाई गई और क्या है? सबसे पहले देखिए, एक तरफ से इसमें जो लोग पहुंचे वहां, उनमें एक तो भीम सेना वाले लोग थे मैक्सिमम, दूसरे मैक्सिमम कम्युनिस्ट लोग थे। हमारी सरकारें कम्युनिस्टों के टोटल शुरू से कह रही है, कर नहीं रही कि अगेंस्ट है, क्योंकि वो राष्ट्रवाद ही नहीं है उनके अंदर। तो इन दोनों के अलावा वहां कोई ऐसे दल मौजूद नहीं थे या ऐसे कोई छात्र मौजूद नहीं थे। तो इनको जो प्रोवोक किया, इनका जो आगे आने का कारण बना, वो भी हमारा वर्तमान में जो राजनीतिक दल है जिसकी सत्ता है, बीजेपी है। उसने कहा कि ये वोट बैंक का पूरा चंदू तो ला नहीं पा रहा हमारी तरफ, तो उसने कहा एक इस तरह का कोई बनवाया जाए। एक बात बताइए, विदेश में रहने का आशय ये थोड़ी होता है कि आप इतनी सारी फंडिंग इकट्ठी कर दोगे कि एकदम सारी चीजें हो जाएंगी आपके पास। आपको मालूम है जंतर मंतर पे कितने यूट्यूबर्स मौजूद थे, मोर देन 6000। पूरा मीडिया वहां मौजूद था, लेकिन आप वहां खड़े रहे ना, पुलिस वाले मार के भगा देंगे। आप प्रोटेस्ट करके दिखा दो, क्योंकि परमिशन नहीं होगी। जंतर मंतर पे मैंने भी एक आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया शांतिपूर्ण ढंग से। उस प्रोटेस्ट में परमिशन जो ग्रांटेड थी ऑलरेडी, उस परमिशन को सेम डे कैंसिल कर दिया गया कि अब कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा।
तो जो सवर्ण पहुंचे उन्हें दिल्ली में ही नहीं घुसने दिया, जो घुस गए उन्हें वहां पुलिस ने मार मार के भगा दिया। मैं स्वयं बेर को अरेस्ट किया, थाने में बैठा रहा पूरे समय, रात को छोड़ दिया। भूखे प्यासे लोग तड़पते रहे। सवर्णों की स्थिति यही होनी है। सवर्णों में एकजुटता आना इसलिए आवश्यक है, अन्यथा ये राजनीतिक दल कभी भी सवर्णों के माफिक नहीं हो सकते, सनातनियों के माफिक नहीं हो सकते। ये टोटल अब इस तरह के लोगों के हाथ में है, चाहे वो यूरोप से गवर्न होती हो सकता है या कहीं से। इससे बड़ा उदाहरण आपको कभी नहीं मिलेगा कि एक पीएम भारत जैसे देश का, जिस पे एक दूसरे देश का प्रेसिडेंट इतना बड़ा डायलॉग बोलता है कि 2 मिनट तब खत्म होंगे जब नरेंद्र मोदी के राजनीतिक कैरियर को मैं खत्म कर दूंगा। ट्रम्प ने बोला। क्या मोदी की इतनी औकात नहीं थी, या इस पार्टी की इतनी औकात नहीं थी कि कोई इनका प्रवक्ता ये कहता कि तुम में दम है तो करके दिखाओ कैसे राजनीति खत्म करोगे। इसका मतलब ये है कि इतनी दबी कुचली हालत में आप हैं कि आप बाहर की सत्ताओं से दबकर सारी चीजें स्थापित कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और बाकी आपने काफी देखा, एप्स्टीन फाइल्स हैं, नहीं तो अभी ट्रम्प और इजराइल उठा के सामने चला देगा, टीवी पे चलेंगी, लेकिन मीडिया ने भी इस पे बहुत कुछ नहीं दिखाया, सब दबा दिया गया। अब एक और दबाने का रीजन आया। पहले आपने देखा होगा कि महंगाई बढ़ती थी तो तुरंत आंदोलन विपक्षी राजनीतिक दल चालू कर देते थे। अब कुछ नहीं हुआ। 10 दिन में 4 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। गैस सिलेंडरों की मारामारी हो गई, उनके दाम बढ़ा दिए गए। महंगाई इस स्तर पे पहुंचा दी गई, लेकिन ना तो जो एम्प्लॉय ने उनकी सैलरियों में कोई इजाफा किया, वो वही के वही। तो कहने का आशय ये कि देश में डिक्टेटरशिप है, अपोजिशन लेस है, कोई अपोजिशन ही नहीं है जो आपका साथ दे। कांग्रेस भी कहती है कि भैया जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको उतना हिस्सा मिलेगा, तो वो भी वहीं के वोट तलाश रही है। हर राजनीतिक दल वोट वहीं तलाश रहा है, लेकिन सवर्ण और सनातनी जो है ये ध्यान नहीं दे रहा कि वास्तविकता में अगर हमारी सत्ताएं देखी जाए कैसे बनेंगी, तो आप ऑलरेडी 35 to 40% है। जो ये चिल्लाते हैं ना, ये आपको एक गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं राजनीतिक दल, जिनने ये चिल्लाना चालू कर दिया और दूसरे लोगों से कहलवाना चालू कर दिया कि 3% ब्राह्मण वो क्या कर लेगा, 2% क्षत्रिय वो क्या कर लेगा। हकीकत ये है कि सवर्ण और जो सनातनी है वो इस देश में लगभग 40% है, और 40% यहाँ अगर यूनिटी होती है, अदरवाइज बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आती अगर हमारा परसेंटेज सत्ता नहीं होता। अगर यूं एक बार डिसाइड कर ले सवर्ण और ओबीसी मिलके, सनातनी मिलके, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसी सत्ता नहीं है जिसका हम पतन नहीं कर सकते। चाहे वो खरीद फरोख्त के मास्टर हों, चाहे वो ईडी के मास्टर हों, चाहे वो सीबीआई के मास्टर हों, लेकिन कितनों का पतन करोगे। तो अभी आपने एक लेटेस्ट एग्जांपल देखा, इलेक्शन हुआ कोई नहीं हुआ। वेस्ट बंगाल का एग्जांपल देखो, पूरी फौज पड़ी हुई है, पूरी सीआरपीएफ पड़ी हुई है, ये कोई इलेक्शन था? फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन कैसे होता है? पूरे समय से चिल्ला रहे हैं कि साहब मशीनों से बंद करो, नहीं किया जा रहा। तो हर चीज तो व्यवस्थित है, सांसद खरीद लिए जाते हैं, रातों रात विधायक खरीद लिए जाते हैं। ये कैसी व्यवस्थाओं में जी रहे हैं? क्या ये वास्तव में प्रजातंत्र है कि आप खरीद के दूसरे पार्टियों के सांसद विधायक लाते हो और उनको मंत्री बनाते हो और फिर कहते हो हमारी सत्ता है? अरे एक्चुअल में प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का और इलेक्शन का मतलब जो है वो तो ये है कि वाकई में आप इलेक्ट हुए या नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ कोई विरोधाभास इसलिए पैदा नहीं हो पा रहा, आवाजें इसलिए नहीं उठ पा रही क्योंकि कोई विपक्ष में राजनीतिक दल बचाई नहीं। लेकिन आने वाले भविष्य में निश्चिंत करता हूँ सभी सवर्णों को, सनातनियों को, एक दल शीघ्र आने जा रहा है आपके सामने। उस दल के साथ मिलके सभी सवर्ण और सनातनी चलेंगे और अपनी सत्ता स्थापित करेंगे। ना हमें बीजेपी की आवश्यकता है,
ना कांग्रेस की आवश्यकता है, ना किसी अन्य ऑलरेडी जो एग्जिस्टेंस में अस्तित्व में राजनीतिक दल है उनकी आवश्यकता है। पहला चुनाव अभी यूपी और उत्तराखंड में आ रहा है अगले साल, शायद 27 में। 2027 में। हाँ, इस चुनाव में सर्वप्रथम ये टेस्ट हम करने जा रहे हैं और इस टेस्ट में परीक्षा में हम लोग सफल हो, ये मेरा आपसे दृढ़ निश्चय और वादा। मोदी जी चाहते तो क्या पेट्रोल रसिया से मंगवा सकते थे, ले सकते थे, और उसकी पेट्रोल बढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ती? मोदी जी चाहते कैसे? हाँ। इतने तो दबे कुचले हो कि एक आदमी गाली दे रहा है, आप जवाब नहीं दे पा रहे, ऐसे सर लटका लेते हो शर्म के नाम से। कितनी कांग्रेस, ये बीजेपी की महिला नेत्रियों ने, महिलाओं ने अभी कितना मुद्दा उठाया मोदी के खिलाफ कि वो तो औरतवाद है। कितना हुआ आप खुद देखें सोशल मीडिया उठा के, कितना एक्स पर चला, लेकिन कोई जू नहीं रहेगी, उनको भी दबा दिया गया। ताकत है आपके पास भी। तो ट्रंप की आवाज क्यों नहीं दब पाई, इजराइल की आवाज क्यों नहीं दब पाई? उसका कारण ये है कि आप दोषी हैं, इसलिए आप सर नीचा करके चुपचाप रह गए, और वो जो चाहेंगे वो करेंगे। इसी कारण से उसने आपको इतनी थ्रेटनिंग दे दी कि रशिया से तेल लेने की आवश्यकता नहीं है। तेल हम जिस भाव देंगे, जैसा देंगे, जिन शर्तों पर, कंडीशनों पर तुम सरकार चलाओगे वो हमारी। उसी कारण एक और बिल आ गया था, उस कुछ ट्रीटी आ गई थी कि साहब अमेरिका से जो हुई, शायद पहले 90 डेज की हुई थी, अभी कंफर्म नहीं। उसमें अमेरिका का पूरा दखल जो है भारतवर्ष में रहेगा, हर मार्केट में रहेगा, हर प्रोडक्ट में रहेगा। ये स्थिति और बनाने जा रहे हैं मोदी, इतने दबे कुचले हैं। तो मोदी वास्तव में जिस जनता ने जिस हिसाब से, जिस सोच के कारण लाया था, मोदी उसमें टोटल फेल्यूर है। लेकिन वो साम दाम दंड भेद सब अपना के किसी भी तरह से सत्ता में टिके हुए हैं। अगर फेयर और इम्पार्शियल इलेक्शन करा दिया जाए तो इनका एक भी सांसद जीत के नहीं जाएगा, ये मैं चैलेंज करता हूं। फेयर होना चाहिए, लेकिन अभी फेयर और इम्पार्शियल इलेक्शन के चांस तो कई दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। जब से ये सत्ता में आए मेरे को नहीं दिखा कि एक भी कोई फेयर और इम्पार्शियल इलेक्शन हुआ। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सेट हुए इलेक्शंस में कि कैंडिडेट खड़ा होता है, उसके वोट 0 आते हैं, तो वो कहता है, कंप्लेंट करता है कलेक्टर को या जो वहाँ का इलेक्शन ऑफिसर है कि भाई मेरा खुद का वोट तो होगा ना। तो कह दिया जाता है घर बैठने, तो अभी बहुत सारे इनके पास पावर है, यूज कर ली जाएगी। तो बेचारा शांत बैठ जाता है। यही हो रहा है देश में, हर इलेक्शन में देख लीजिए आप। तो हर इलेक्शन को बड़े बारीकी से वॉच कर रहा हूँ, लेकिन नतीजा यही आ रहा है कि कहीं से भी कोई राहत जैसी स्थिति नहीं है। अब तो राहत तभी मिलेगी जब सवर्ण इसमें सचेत होगा, जाग जाएगा और यूनिटी में आ जाएगा। तो निश्चित है हम अपनी सत्ताओं में स्थापित कर पाएंगे। क्या फूल सिंह बरिया जी का जो बयान था वो महिलाओं का अपमान था? फूल सिंह बरिया का, संतोष वर्मा का, साक्षी महाराज का, ये महाराज तो नहीं है वो, लेकिन अपने को, मैंने कहा ना कि इन्हें उधार लेने की बहुत आदत है। सवर्णों की सब चीज पसंद आती है, तो उनने महाराज ले लिया अपने लिए उधार। ये ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा बोला गया इस देश में, लेकिन उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अपमान तो छोड़ो, इससे ज्यादा नीचता की जो पराकाष्ठा है वो भी पार कर दी गई। उनको ऐसा प्रतीत होता है कि शायद महिलाएं उनके घरों में नहीं है। अरे आप अपने गरेबान में तो झांक के देखें, आप किसको गाली दे रहे हैं? एक मातृशक्ति को। मातृशक्ति आपके घर में भी है। सवर्ण ने और सनातनियों ने हमेशा मातृशक्ति का सम्मान किया है। आप बता दीजिए एक भी मौका ऐसा आया हो इस देश में कि अभी हमने या सवर्णों ने किसी मातृशक्ति को या नारी या कन्या को कोई गाली गलौज की हो, अभद्र शब्द बोले हो? लेकिन नहीं, सरकारों का प्रोटेक्शन है जिससे और वोट बैंक बढ़े हुए। अभी देखिए आपका शायद यूपी से, आप तो यूपी में ही एक एग्जाम्पल देखें। वहां के मुख्यमंत्री योगी जी ने इस बार का जो बजट था 403 करोड़ रुपया, 403 करोड़ रुपया इस बात के लिए सैंक्शन किया कि जो सकपाल की मूर्तियां जगह जगह लगी है ना,
उन पर पहले छत्र बनाए जाएं और उनका मेंटेनेंस किया जाए। आप देख लीजिए, हर राजनीतिक दल के हर नेता, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे उनके मंत्री हो, इवन कार्यकर्ता हो, सब लाइन में लग के सतपाल का माल्यार्पण करते हैं, उसके पैरों में चरणों में बिल्कुल वंदन और प्रणाम करते हैं। शर्म आनी चाहिए। काय के सनातनी है ये? कौन है वो? कुछ नहीं है। एक थर्ड क्लास आदमी, थर्ड डिग्री पास, हमेशा उसके थर्ड डिवीजन आती रही, वो आदमी क्या संविधान बनाएगा? कुछ नहीं है। एक जबरदस्ती नैरेटिव सेट कर दिया उसके नाम पर। जीरो है वो आदमी। वो खुद संविधान संसद पार्लियामेंट में कहता है कि मैं तो इस संविधान से ही सहमत नहीं हूँ, मैं इसको जलाना चाहता हूँ। वो खुद कहता है कि संविधान में मेरा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, संविधान में तो इम्पोर्टेंस सर BN राव का है। लेकिन उसके बाद भी जबरदस्ती एक नैरेटिव सेट कर दिया कि बिल्ली रास्ता काट गई, अपशकुन हुआ, ये नैरेटिव चला रहा है तो चले आ रहा है। ये स्थिति उसकी कर दी गई। वो कुछ नहीं है, जीरो है। और ये चीजें खुल चुकी हैं। आप AI से, आप गूगल से, आप ग्रॉक से, आप किसी भी पुस्तक में या इनके किसी विद्वान से इतना पूछ लें कि एक ऐसा आर्टिकल या अनुच्छेद बता दें उस संविधान की पुस्तक में, या एक अक्षर बता दें, एक सेंटेंस बता दें, एक लाइन बता दें उस संविधान की पुस्तक में जिसे सर BN राव ने ड्राफ्ट किया, कि इसमें उस भीमा राव सकपाल ने एक शब्द लिखा क्या? कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि लिखा ही नहीं है। आप कहीं नहीं पूछ लीजिए, सभी ये कहते हैं कि जीरो है। अब साहब संविधान का रचनाकार बना दिया। कैसे बन गया? कहाँ है वो डिक्लेरेशन? क्या सरकार ने दिया या पार्लियामेंट ने दिया है, होम मिनिस्ट्री ने दिया? कहाँ से आया? कुछ नहीं है। नथिंग इज देयर। बस एक वही बिल्ली रास्ता काट गई वाली हिसाब है कि जो नैरेटिव सेट कर दिया संविधान का रचयिता। अरे कैसे हो जाएगा? कोई डिक्लेरेशन तो बताते, सरकार कोई जारी तो करती, प्रमाण पत्र, कोई सर्टिफिकेट जारी करती। हमने मांगा था कि भैया संविधान निर्माता कैसे कहते हो आप इसे, कुछ है आपके पास तो दीजिए। उन्होंने कहा आज तक इसके लिए कोई जारी नहीं किया, ना ही ये संविधान निर्माता हमारे यहाँ पर दर्ज है। नाम ले दिया है कि मैं तो सतपाल का नाम जब अम्बेडकर हो सकता है तो निश्चित बात है हमारे देश में कोई भी नैरेटिव स्थापित किया जा सकता है। लेकिन अब वो भ्रम टूट चुका है। अब सर BN राव को ही जनता जो है संविधान का निर्माता मानती है, और भविष्य में हर पुस्तक पर उन्हीं का नाम होगा, उनका चित्र होगा। आने वाले समय में उन्हें भी भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया जाएगा। डॉक्टर रोहिणी घावरी के जो आरोप लगे थे, निष्पक्ष हुए थे, क्या उन पर सही जांच हुई? देखिए, रोहिणी घावरी मेरे से बहुत समय से परिचय है। मेरे से बात भी हुई है उसकी कई बार। मैंने उन्हें कहा भी कि आप, हम अभिभाषक हैं, हम लोगों की मदद लीजिए, हम आपका कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। वो हताश हो गई, क्योंकि सरकार किसी भी रूप से चंदू पे कोई प्रकरण दर्ज नहीं होने देगी। अब चंदू है कौन? चंदू ओरिजिनली बाय बर्थ तो मोमडन है। उसने फिर ये एडॉप्ट कर लिया, ठीक है भाई, अब तुम जाटों में शामिल हो गए। वो घावरी भी आपकी SC कैटेगरी से है ना, और आपने एडमिट किया कि हाँ आपने फ्लर्ट किया उसके साथ, सारे संबंध बनाए, सब कुछ किया। उस लड़की की कंप्लेंट पे, वो स्विट्जरलैंड पर है शायद, पढ़ रही है या नौकरी कर रही है, वो यहाँ कई बार आ चुकी कंप्लेंट करने, लेकिन उसकी कंप्लेंट या अपराध या FIR आज तक दर्ज नहीं है। क्यों? सरकार का दबाव। कैसे पुलिस कर लेगी दर्ज? दूसरा, उसने कोर्ट की भी शरण ली हुई है, कोर्ट में भी उसकी प्राइवेट कंप्लेंट चल रही है, लेकिन अभी वहां भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। तो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तब तक कोई FIR नहीं होगी। FIR जब गवर्नमेंट या सत्ता या पुलिस प्रशासन पर दबाव आता है तभी होती है। जैसे हमारे अगेंस्ट हुई ना जगह जगह, हम भी जेल रहे, तो तुरंत होती है। हमसे कहा हमारे SSP ने कि बहुत दबाव है, थाना गिरा हुआ है, हमें भेजना पड़ेगा जेल। मैंने कहा हम तैयार हैं, हम कोई विरोध थोड़ी कर रहे हैं, आप एक बार लो,
आगे आने वाले समय में 20 बार भेजना, 100 बार भेजना, लेकिन अब रुकेगा नहीं ये सिलसिला। ये आंदोलन तभी थमेगा जब अब सवर्ण और सनातनी अपना अधिकार और हक ले लेंगे। ऐसे गंदे जात बिरादरी कानून जो बनाए गए हैं, ऐसे काले कानूनों का, ऐसे आरक्षण का हम अंत करेंगे। हम राष्ट्र हित में सारे कार्य करेंगे, अपने सनातन के हित में कार्य करेंगे। इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र की संज्ञा दिलवाना हमारा कर्तव्य है। क्या चंद्रशेखर रावण पर लगे आरोप राजनीति से प्रेरित है या सच है? नहीं, सच है, 100% सच है। जब वो खुद एडमिट कर रहा है ना इस चीज को, कितनी तो उसके वॉइस रिकॉर्डिंग वायरल की है उसने, खुद भी तो एडमिट किया उसने, माफी मांगी ना कि मेरे से जो हुआ है मोहिनी में गलती कर दी मैंने, तो सब तो कर किया है। एडमिशन के बाद अगर एफआईआर नहीं होती, एडमिशन इज द बेस्ट एविडेंस, लेकिन उसके बाद नहीं होती तो ये शेमफुल है। सरकारों ने इतना दबा रखा है कि नहीं होगी एफआईआर। घाबरी, लेकिन भविष्य घाबरी के साथ है। हम उसके साथ खड़े मिलेंगे। हम उस पीड़िता जो मेरी बहन है, बेटी के समान है, हम उसको न्याय दिलाएंगे। हम उसकी एफआईआर भी दर्ज कराएंगे और इस चंदू जैसे एक व्यक्ति को, जिसका कोई वजूद नहीं है, इस व्यक्ति को निश्चित सजा दिलवाएंगे। ये हमारा धर्म। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज न करे तो आम आदमी क्या करे? आम आदमी के पास कोर्ट का सहारा है। पहले जो सीआरपीसी थी उसमें 156(3) था, सेक्शन 200 था प्राइवेट कंप्लेंट के लिए। अब बीएनएस में 175(3) हो गया है। तो सरकार अपने आदमी के पास, जो पीड़ित है या पीड़ित है, उसके पास न्यायालय की शरण में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो न्यायालय की शरण में जाएगा। न्याय पे हमें विश्वास है, उस घाबरी को भी न्याय मिलेगा। ये हमारा दृढ़ निश्चय और विश्वास है। अगर पुलिस खुद रिश्वत मांगती है तो क्या करना चाहिए? ऐसी पुलिस आपने कभी देखी है क्या जो रिश्वत न मांगे? देखी क्या इस भारत में? नहीं। मुझे तो नहीं देखी। वो दोनों से लेती है, जिसके खिलाफ केस दर्ज करती है उससे भी लेती है, और जो केस दर्ज कराता है उससे भी लेती है। तो ये तो डबल इनकम है, मतलब दुधारी तलवार है। डबल क्यों? इधर भी चलेगी उधर भी चलेगी। 3 बार हो गई ना सर। एक तो सरकार से ले रहा है। सरकार से तो वो एक थोड़ा सा, अच्छा, बहुत चंद है, हाँ, फ्यू है, लेकिन जो वो कर रहे हैं वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। इसीलिए उन्हें बड़े पारितोषिक भी मिलते हैं। एनकाउंटर कर दें तो एक स्टार और बढ़ जाता है, चाहे वो आदमी के बारे में जानकारी नहीं हो कि उसने क्या किया है ऐसा। तो पुलिस प्रशासन तो राजनीतिक दलों के दबाव में, सत्ताओं के दबाव में काम करता है। ये हमारे, मैं ही उसका सबसे बड़ा उदाहरण हूँ। पुलिस थाने में किसी आम आदमी के साथ हरेसमेंट होता है तो आम आदमी क्या करे? देखिए, आम आदमी को राहत कोर्ट से ही मिल सकती है, पुलिस तो देगी नहीं। भाई भाई के खिलाफ क्या कर सकता है? तो कोर्ट ही दे सकता है, लेकिन उसमें भी एक सुप्रीम कोर्ट के ने खुद ही गाइडलाइन इशू की थी कि हर पुलिस स्टेशन में कैमरास होने चाहिए, सीसीटीवी फुटेज मिलने चाहिए, आरटीआई के तहत सब कुछ होना चाहिए। लेकिन ये लोग इतने चतुरता से कार्य करते हैं, कुछ ना कुछ उस समय जब इन्हें कुछ गड़बड़ करनी रहती है तो उस समय खराब कर दिए जाते हैं वो कैमरास, या वो उसका हार्ड डिस्क वगैरह को मैनिपुलेट करते हैं, जो भी करते हैं, तो वो नहीं मिल पाता। लेकिन फिर भी न्यायालय पे हमें विश्वास है, और न्याय में विश्वास होने के कारण हमारी मान्यता है कि न्यायालय से जरूर उसको राहत मिलेगी अगर वो किसी व्यक्ति विशेष के साथ थाने में गड़बड़ होती है। और थाने में ज्यादातर गड़बड़ ही होती है, बड़ी असभ्य भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो फरियादी हो और चाहे अपराधी हो, दोनों के साथ। बड़ा वैसा, हाँ, इनका इंटरेस्ट का कोई केस आ जाए, देख लें अच्छा केस, अच्छा इंटरेस्टिंग है, तो फिर उसमें इतना इंटरेस्ट लेके एफआईआर होती है, इन्वेस्टिगेशन होते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से तलवार चलेगी वो, जिसको बोलते हैं दुधारी तलवार है, उधर भी चलेगी इधर भी चलेगी। तो हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन की ये व्यवस्था है। आप खुद भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ लगातार। आप क्यों, अब देखिए, मैं तो एफआईआर भी हो गई, जेल में चला गया। हमारे यहाँ जगह जगह मनुस्मृति जलाई गई,
वो हमारा धार्मिक ग्रंथ था, हमारी आस्थाओं के विरुद्ध कार्य किया, उस पर कोई FIR हुई आज तक? नहीं हुई। संतोष वर्मा पे FIR नहीं हुई, फौज सिंह बरैया पे FIR नहीं हुई और न होगी। जब तक सवर्ण नहीं जागेगा, अपनी सत्ताएं नहीं बनाएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। और जब तक सवर्ण है तभी तक सनातन है, ये भी बात मान रहे हैं। बिल्कुल वो अभी एक डायलॉग बड़ा चला था जी। कि सनातन पहले संविधान बाद में, तो निश्चित बात है कानून जो बनाए जाते हैं वो देश काल की परिस्थितियों को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। इसीलिए संविधान में भी व्यवस्था की गई है कि किसी की धार्मिक आस्थाओं को ठेर न पहुंचा सकते। लेकिन साहब नहीं, सनातनियों की धार्मिक आस्थाओं को ठेस हमेशा से पहुंचाई जाती रही है और आज तो इतनी अधिक पहुंचाई जा रही है जिसकी कोई सीमा और लिमिट नहीं मिली। एक एग्जाम्पल और देते हैं इसका। हमारे ये बड़ा वैसा विषय है कि एक डिमांड सोशल मीडिया पर चल रही है आजकल कि वो कैसे चालू हुई, वो भी बताते हैं कि ये क्यों जरूरी है कि मंदिर में पुजारी ब्राह्मण ही हो या सवर्ण ही हो। इसलिए सभी को अधिकार है कि वो पुजारी बने। इस पे एक PIL लगवाई गई हमारे यहाँ, बड़ी टारगेटेड PIL लगी। उस PIL में जो चांद पूछ के लगवाई गई, कह के लगवाई गई, उस PIL में एडमिट करके नोटिस भी स्टार्ट इशू कर दिए गए और वहां से ये एक नैरेटिव सेट हो गया कि साहब तो पुजारी भी कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ब्राह्मण कुछ नहीं है। हालांकि वो भविष्य में निश्चित है खारिज हो गई होगी या हो जाएगी, लेकिन ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है देश में। अरे जो व्यवस्थाएं हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं हम उनका पालन कर पाए, वही हमारा सनातन है, वही हिंदू धर्म है। गौ माता का कोई महत्व नहीं है। अभी देखिए आप, हमारे लिए गौ माता का बहुत इम्पोर्टेंस है सनातनियों के लिए। वहाँ के बंगाल के जो वेस्ट बंगाल में नए CM बने, उनने एक बड़ी घोषणा कर दी, गाय कटेगी जरूर लेकिन वो जब 14 बरस की हो जाएगी। अरे भाई, हम गौ माता बोलते हैं। पहली बात तो हम अपनी माँ को चाहे वो बूढ़ी हो जाए तो भी सेवा करेंगे, दूध नहीं दे तो भी सेवा करेंगे। वो कहता है कटेगी जरूर। फिर ये डिटरमिन कौन करेगा? तुम्हारे पास क्या इस तरह के पैमाने या हॉस्पिटल से आंकड़े हैं या अपॉइंटमेंट किए डॉक्टर्स के? 14 वर्ष की होगी, ये 14 की हो गई, या उनकी एज कहीं लिखी जा रही है, या उनका बर्थ सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए। कहाँ जा रहा है देश? सबसे ज्यादा अगर गाय का जो कटती है भी यूपी में कट रही, और योगी जी के आने के बाद तो बहुत ज्यादा बढ़ गया उसका चला। मुझे आश्चर्य होता है कि इसके अलावा आपके पास और कोई मांस नहीं है। हम तो कहते हैं, जैसे शंकराचार्य भी आजकल मुहिम उठाए हैं, बहुत सारे लोगों ने उठाई, हमारे करपात्री जी महाराज ने भी उठाई कि भाई गौ माता को आप राष्ट्र पशु घोषित करें। क्यों नहीं करना चाहते ये? क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है? चुनाव जीतते समय, भाषण देते समय तो सब चीजें बोल देते हो आप, बाद में क्यों बदल जाते हैं? तो मेरा कहना यह है कि जो सत्ता है वो आए तो थे हिंदू हिंदू करते, सनातन सनातन करते थे, राम की उंगली पकड़ के आए, लेकिन अब सतपाल की उंगली पकड़ के ही विदा हो जाएंगे, ये पक्की बात। चार्जशीट और FIR में क्या फर्क है? FIR जो होती है वो अपराध थाने पर जो दर्ज होता है वो है। उसके बाद पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन की पावर होती है, वो उसको इन्वेस्टिगेट करती है। और चार्जशीट वो होती है जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर देती है, फिर जो कोर्ट में दस्तावेज पेश करती है उसको जब मामला कोर्ट के समक्ष पहुंच जाता है तो चार्जशीट कहा जाता है उसे। यह अंतर है। आजकल लोग जेल जाते हैं और जल्दी बाहर आ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? भाई हमने कहा ना, बहुत सारी मंशाएं सरकार की भी हैं, न्यायपालिका की भी हैं। न्यायपालिका देखती है कि वाकई में लाइक ऑफेंस है भी या नहीं है, या झूठा है। हम बहुत सारे यूपी में भी हमने देखा, एक आदमी जेल में बंद है,
है सवर्ण वर्ग से, हम देख के आए 10-12 लोगों का हमने देखा, ये हम पे लोगों ने अप्रोच किया तो हमने देखा कि एक आदमी जेल में बंद है और उसे पर्टिकुलर उस जिले की जेल में भी नहीं रखा गया, उसे उसके घर वालों से नहीं मिलने दिया पिछले 3-3.5 साल से, आज तक मिल नहीं पाए। जब उसे कोर्ट लाया जाता है तो कोर्ट प्रेमाइसेस खाली करा दिया जाता है, इतनी पुलिस लगा दी जाती है और उसको जेल में रहते हुए 40 से अधिक मुकदमे और दर्ज हुए। जो केस पुलिस के पास ओपन पड़े थे पुराने, उनमें सब में उसका नाम आता चला गया। ये व्यवस्था है, एक अपराध की बजाय आज वो 40 से ज्यादा अपराध होता है। ये तो व्यवस्था है। ज्यादा ताकतवर कौन है, पुलिस है या फिर एडवोकेट? देखिए, वैसे तो एडवोकेट के पास केवल न्यायालय है और कानून है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि न्यायपालिका के आदेशों का उनका उल्लंघन नहीं होगा। बाकी अगर पुलिस अपने पर आ जाए तो उसके लिए फिर एक नागरिक और न्यायालय दोनों बराबर हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्रजातंत्र संवैधानिक व्यवस्था है, इसके व्यवस्था के तहत पुलिस भी न्यायपालिका को उतनी ही अहमियत देती है, उतना ही रिगार्ड करती है, रेस्पेक्ट करती है जितना लोग करते हैं। इसलिए न्यायपालिका और पुलिस, ये एक्चुअल में न्यायपालिका एक सेपरेट स्तंभ है अपने यहाँ, तो वो एग्जीक्यूटिव से भी दूर है, बाकी सब चीजों से इनका वर्क है एग्जीक्यूशन करना, और न्यायपालिका का कर्तव्य है न्याय करना। तो न्याय होता है, इसलिए हम लोग थोड़े जोश में बात करते हैं, एडवोकेट्स हैं, कानून जानते हैं। पुलिस को ये नहीं करते, लेकिन हम के पुलिस को जबरदस्ती धमकाएं, धौंस जपट करें, हम जानते हैं वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, दोनों के कर्तव्य रखे हैं। मैंने जैसा बताया, FIR करने की और इन्वेस्टिगेशन की पात्रता पुलिस की है, ये कोर्ट पर डिपेंड करता है कि इसमें ये चार्जशीट सही है या नहीं सही है, ये बरी होने लायक है या नहीं है, डिस्चार्ज होने लायक है या नहीं है, ये कोर्ट के ऊपर है। अगर कोर्ट ने लिख दिया है डिस्चार्ज किया जाता है, आपकी चार्जशीट गलत है, तो निश्चित है कि पुलिस को मानना पड़ेगा। झूठे रेप केस में कानून क्या कहता है? 2 तरह का झूठे, मैक्सिमम रेप केस तो झूठे होते हैं। देखिए, आपको पता, रेप अब अक्सर आप देखते हैं कि एलिगेशन ले आया, रेप केस दर्ज हो गया, पुलिस ने अपना, ऐसे केसों में उनका इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। लेकिन रेप केस, जहां तक मैं समझता हूँ, बहुत रेयर ही हो सकता है, गैंग रेप हो सकते हैं, लेकिन सॉलिटरी रेप तो होना मुश्किल है। तो रेप केस में या किसी अन्य केस में भी झूठा, मैक्सिमम केस झूठे पाए जाते हैं। देखिए, सजा का रेशो कितना है, ज्यादा से ज्यादा 50%। हमारे देश में जितने ट्रायल चलते हैं, जितनी चार्जशीट होती है, उससे 15% से ज्यादा नहीं कन्विक्शन और सजा का रेशो। लेकिन वो जो केसेस है इनमें बरी हो रहे हैं, तो उसमें बरी भी 2 तरह से होता है। एक ससम्मान बरी होता है और एक सिंपल टेक्निकल आधार पर बरी हो जाता है। तो जहाँ ससम्मान बरी होता है तो उसे एक अधिकार मिलता है कि जितना उसने सजा भुगती, जेल रहा, जो खर्च हुए, उसकी मानहानि हुई, उस सबको वो क्लेम कर सकता है। या टेक्निकल ग्राउंड पे अगर वो बरी किया जाता है तो वहाँ वो क्लेम कर सकता है, लेकिन उसकी पात्रता नहीं होती, ना होना चाहिए, क्योंकि उसमें तो पुलिस प्रशासन भी दोषी ठहराया जा सकता है कि आपने क्या इन्वेस्टिगेशन की। तो ऑनरेबल एक्विटल में तो उसको पात्रता है, वो कर सकता है। सिंपल जो है एक्विटल है, उसमें नहीं है। क्या जजेस पर लगाए गए करप्शन आरोप सही है? जजेस पे लगाई गई ये तो काफी समय से ही चल रहा है। जो जिसके मुंह में आके बोल देता है, भाई आपने कभी एस्टेब्लिश या प्रूव किया क्या? आप सत्ताओं में बैठे हो, जजे, हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस, ये गवर्न होते हैं, इनका जो भी कुछ है वो सिर्फ
वर्तमान जो रूलिंग पार्टीज हैं, विपक्षी दल हैं, उनके पास है। इनको इम्पीचमेंट से ही कुछ किया जा सकता है, लेकिन आज तक तो ऐसा मैंने इतिहास में नहीं देखा। तो आक्षेप लगाना एक अलग बात है, लेकिन मैं नहीं समझता न्यायपालिका में ज़्यादातर बड़े फेयर एंड इम्पार्शियल लोग बैठते हैं, न्याय की मंशा से ही बैठते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि रेयर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ऐसा नहीं है कि जनरल रूल बन गया हो करप्शन। साइबर फ्रॉड से बचने का सही तरीका क्या है? साइबर फ्रॉड से बचने का तरीका तो जो साइबर एक्सपर्ट है वो भी नहीं बता सकता, क्योंकि उससे भी आगे और एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। साइबर एक्सपर्ट तो पुलिस के पास, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास भी नहीं है इतने एक्सपर्ट। साइबर फ्रॉड तो कुछ भी हो सकता है, और ये ऐसी एक टेक्निकल नॉलेज है जो हर दिन बढ़ती है, कम नहीं होती। तो इसलिए इससे तो चाहे जितने कानून बना लो, क्यों आपके यहाँ क्या क्रिप्टो करेंसी नहीं चलती? बहुत सारे लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट, सबको मालूम है खुलेआम चल रहा है, सरकार जानती है, जबकि अवैधानिक है, अनैतिक है, कानून के विरुद्ध है। आज तक कौन सा केस दर्ज हुआ? आप किसी को पकड़ पाए क्या? आज तक नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपसे बहुत आगे है साइबर क्राइम। इसलिए छोटे मोटे जो हम जैसे लोग हैं वो कुछ कर दें तो जरूर पकड़ जाते हैं, बाकी जिनको नॉलेज है वो कभी नहीं पकड़ जाए। सर मैं आपसे एक लाइन में पूछना चाहूँ कि आपका जो मिशन है किस दिशा में जा रहा है? सिर्फ हमारा मिशन सनातनी और सवर्णों को एक करना है, सत्ताएं अपनी बनानी है, ताकि हम अपने सनातन को सुरक्षित कर सकें, भारतीय संस्कृति को सुरक्षित कर सकें और आगे ले जा सकें, हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकें। और जो जात बिरादरी के आधार पर आलतू फालतू काले कानून बना दिए गए हैं, आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं स्थापित की गई हैं, इनको पूर्ण रूप से बदलना हमारा उद्देश्य है, और हम इसमें 100% सफल होंगे। सर आज भी आपके सर्व नेता असेंबली में बैठे हुए हैं, फिर भी आपको इतना विरोध क्यों करना पड़ रहा है? हाँ, ये निश्चित है कि संसद में, राज्यसभा, लोकसभा, विधायिकाओं में सभी जगह सवर्ण और सनातनी नेता हैं, और जो यही गारंटी लेके चुनाव जीत के गए थे कि हम सवर्णों का, सनातनियों का हित करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रयास करेंगे, ये जो गंदे काले कानून चल रहे हैं, एट्रोसिटीज एक्ट जैसे, इनका अंत करेंगे। लेकिन हुआ क्या? एक आवाज भी नहीं निकली। आवाज निकलता तो दूर, हमारी तरफ देखना ही बंद कर दिया उन्हें तो सवर्णों की से, क्योंकि वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों में इन्वॉल्व हो चुके। और ये एक ह्यूमन फिनोमिना है कि कहीं ना कहीं हर समाज में, हर वर्ग में ऐसे स्वार्थी लोग होते हैं। तो उन्हें आज ना तो देश दिखाई दे रहा, ना राष्ट्र दिखाई दे रहा, ना समाज दिखाई दे रहा, ना परिवार दिखाई दे रहा, उन्हें अपना व्यक्तिगत स्वार्थ दिखाई दे रहा है। तो इनका इंतजाम हमने किया है, और हम बोले भी हैं इस पर कि आने वाले चुनाव में जहां जहां से ऐसे लोग खड़े होते हैं, मेन उद्देश्य होना चाहिए कि इन्हें हराना है और हमें अपना जिताना है। तो कोई भी सनातनी और सवर्ण इनको वोट कास्ट नहीं करेगा, ये मेरा दृढ़ संकल्प है, चैलेंज है। आप निश्चित मान लीजिए कि जो 2-4 चमचे होंगे वो ही इनके साथ घूमेंगे, अन्यथा कोई नहीं घूमेगा। तो ये हारेंगे चुनाव, हम नए कैंडिडेट्स टिकट भी देंगे और जिताएंगे। सर मैंने आपके स्पीच भी सुनी थी कि आप राजनीति पार्टी बनाने वाले हैं। देखिए, जब इसकी शुरुआत हुई तो मैं, ये मान्यता थी मेरी, मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, और मैं आज भी यही कोशिश करता हूँ कि मैं राजनीति में स्वयं ना जाऊँ। लेकिन जब तक हमारे राजनीतिक उद्देश्य पूर्ण नहीं करेंगे, हम अपने प्रतिनिधियों को पार्लियामेंट में, विधायिकाओं में नहीं भेजेंगे, तब तक हम इन कानूनों से नहीं लड़ सकते। तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए निश्चित ही है, निकट भविष्य में इस देश को सवर्णों और सनातनियों के लिए एक पार्टी मिलने जा रही है। उस पार्टी का नाम भी तभी डिक्लेयर किया जाएगा, लेकिन 100% पार्टी आएगी, वही पूर्ण रूप से सत्ता में जाएगी। विपक्ष में जिसे बैठना है वो बैठता रहे, बाकी हमें अब कोई ना तो रोक सकता है, न टोक सकता है, न कोई लालच है, न कोई भय है। राजनीतिक दल अवश्य आएगा, और वही राजनीतिक दल सत्ताएं चलाएगा, ये हमारा दृढ़ संकल्प और विश्वास है।
सर जो लोग आपसे एग्री नहीं होते हैं उन्हीं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? धीरे धीरे वो भी होंगे, उन्हें भी समझाएंगे, वो भी हमारे भाई हैं, क्योंकि उन्हें कभी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया। चिल्लाते वही हैं जो लाभ ले रहे हैं, बाकी जिन्हें वाकई में नहीं मिला है वो दशा भ्रमित हो चुके हैं, लेकिन हम उन्हें सही रास्ते पे ले आएंगे। हम उन्हें संरक्षण देंगे, ना कि आरक्षण देंगे। जी जी। संरक्षण देंगे तो उस संरक्षण के तहत वो आगे बढ़ेंगे, मेन स्ट्रीम में आएंगे, हमारे साथ चलना सीख जाएंगे। यही हमारा उद्देश्य है। सर आपने इतनी सारी बहुत सारी बातें बताई जो कि सामाजिक हित में थी, तो मैं आपसे लास्ट बस मैं से पूछना चाहता हूँ कि जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिन्होंने देखा, उनको ये पॉडकास्ट कैसा लगा और आप लास्ट में से उनके लिए क्या देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा, राष्ट्र हित में, समाज हित में, सनातन के हित में, सवर्णों के हित में इस पॉडकास्ट को जरूर सुने, देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।